नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कर्नाटक की कठिन लड़ाई अब अपने अंतिम परिणाम की ओर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, सुबह से ही 224 विधानसभा सीटों की वोटिंग की गिनती जारी है और अब लगातार जो रुझान है वो भी बहुत हद तक स्पष्ट हो चुके हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि कर्नाटक का किंग कौन होगा, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीए रवि गवालाने जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, बहुत हद तक तस्वीर स्पष्ट है। कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 117 सीटों पर कांग्रेस अपनी लीड को बरकरार रखे हुए, वहीं बीजेपी की बात करें तो लगभग 75 के आसपास सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप मान कर ये चल रहे हैं कि अब सरकार बनाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है? कितने स्पष्ट ये रुझान आपको लग रहे हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को धन्यवाद दूंगा और कर्नाटका के हर कार्यकर्ता को बधाई दूंगा कि उनकी कड़ी मेहनत से ही आज ये परिणाम आ पा रहा है। जी आपने 117 की बात कही, मैं एक दूसरे चैनल में देख रहा हूं तो 124 का फिगर दिखा रहे हैं कांग्रेस का। तो स्पष्ट है कि जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को नकार दिया है जी और जनता ने जो है इस बार पूरा अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया है। और कांग्रेस को आशीर्वाद देने के साथ साथ ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब देश में जो है धरातल की बातें चलेंगी। जी जनता जो है वो अपनी मूलभूत बातों पर चुनाव पर वोट करेगी और जनता सब देख रही है कि कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं कर रहा है। और जी जनता सब देख रही है कि कौन काम कर सकता है, कौन काम की सिर्फ बातें कर सकता है। तो जनता ने अपना आशीर्वाद दिल खोल करके कांग्रेस के पक्ष में दिया है और बहुत जल्द हम अपना मुख्यमंत्री वहां देखेंगे। बहुत जल्द पूरा मंत्रिमंडल हमारा वहां कर्नाटक में आएगा। मैं पुनः हमारी कर्नाटका की जनता को धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। जी, तो सब कुछ कांग्रेस अब देख करके चल रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी अब विचार होगा। लेकिन निशिकांत जी, बीजेपी इन रुझानों को किस तरह से देखकर चल रही है? देखिए, अभी तो रुझान चल रहा है। ये अभी 30 सीटों के करीब का बता रहे कि 1,000 के वोट से अंतर से अभी जी वो लड़ाई चल रही है। बहुत जी क्लोज फाइट दिख रहा है। जी अगर यही रुझान परिणाम में तब्दील होता है तो जी कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ, कर्नाटक की जनता को बधाई देता हूँ। जी आशा करता हूँ कि मतलब जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने जैसा कर्नाटक में किए थे, जी अगर यही परिणाम में परिणत होता है जी तो जो वायदे किए थे वो पूरे करेंगे, जनता की आशा आकांक्षाओं का काम करेंगे। ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ में जैसे जनताओं के साथ धोखा हुआ, छल किया इन्होंने, वैसा कर्नाटक की जनता के साथ छल ना करे। क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, हार और जीत अपनी अलग जगह पे हम इंट्रोस्पेक्ट भी करेंगे कि क्या स्थिति हुई। जी किसी एक कारण से जीत नहीं होती, किसी एक कारण से हार नहीं होती। जी लेकिन ठीक है, कर्नाटक का एक ये भी है कि एक टेनर इनका एक टेनर इनका, जैसा हिमाचल और राजस्थान में चलता है। लेकिन अभी और इंतजार करने का समय है। मुझे लगता है 1 घंटा और इंतजार करेंगे तो जी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जी जी बाबूलाल जी, कांग्रेस जहां पूरी तरह से अभी तक की जो काउंटिंग है उसे लेकर आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी और इंतजार करने की मूड में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, इसे? अभी देखिए 140 सीट प्रारंभिक रुझान थे। जी आज अभी जो है 118 सीट पर आए हैं। तो मतलब ये जो 26 सीटों की कमी दिख रही है, ये जी 22 सीटों की, जी उससे ऐसा लगता है कि बहुत से जगहों पे 1000 2000 रुझान से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो रुझान होते हैं वही रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं। हमने आज तक जो देखा है वो अनुभव हमारा यही कह रहा है। जी तो उस हिसाब से सरकार कांग्रेस की बनती दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन निश्चित रूप से ये भी एक आंकड़ा आ रहा है कि हम्म, भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातंत्र की मांग को पूरी करते हुए जबरदस्त विपक्ष की भूमिका में आ रही है जी और एक अच्छी अच्छी स्थिति में रहेगी, जी जो कम से कम प्रजातंत्र की इस बार मांग को पूरा कर सके कि एक हम्म, तगड़ा विपक्ष हर प्रजातंत्र की सरकार के सामने रहना चाहिए। जी उसकी कमी पूरी करते हुए दिख रही है। जी इसमें कोई राय नहीं कि दो राय नहीं कि दक्षिणी क्षेत्र में जो है लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। जी निश्चित रूप से पढ़े लिखे ज्यादा होने की वजह से
बहुत मीमांसा करते हैं, सोचते हैं हर आदमी की बात। कहीं ना कहीं जो है जी कांग्रेस से थोड़ी मोड़ी भूल हुई है, और कुछ बड़ी भूल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से हुई है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। नहीं तो एक अच्छी स्थिति में रहते हुए जी और इतने जबरदस्त ढंग से कैंपेनिंग, स्वयं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से कैंपेनिंग उन्होंने की है, बिल्कुल उसका प्रभाव बिल्कुल कम पड़े, ये मैं भी आशा नहीं करता था, लेकिन निश्चित रूप से जो है जी वहां पर प्रभाव कम पड़ा। और जी मुझे लगता है जो एक भूल ये है, बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ने की जो भूल है, वो उसे जी मैं भूल मानता हूँ। और निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के सामने एक मजबूत धन बल की पार्टी थी, जी और सारी चीजें इनके पास मौजूद थी, साधन मौजूद थे, सरकार इनके हाथ में थी। जी उसके बावजूद विपक्ष की भूमिका में की जो कांग्रेस है, उसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। जी मैंने किसी पत्रकार से सुना, आज ही सुना है इस बात को, जी कि वहां कांग्रेस जो है प्रचार प्रसार में बहुत पिछड़ गई थी जी भारतीय जनता पार्टी से और जेडीएस से। हम्म, उसका खामियाजा उसको भुगतना नहीं पड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी कि कमजोर स्थिति में रहते हुए, कमजोर कैंपेनिंग के बावजूद भी जी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के कैंपेनिंग के दम पर जी इतना प्राप्त कर लेना, और स्थानीय नेताओं की ताकत, जी मैं समझता हूं कि जितना भी परिणाम आ रहे हैं वो स्थानीय नेताओं की ताकत पर आ रहे हैं। जी चाहे भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट हो, चाहे कांग्रेस के रिजल्ट हो, स्थानीय नेताओं को इसमें श्रेय जाना चाहिए। निश्चित रूप से सबने मिलजुल करके जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है दोनों पार्टियों के लोगों ने। जी और जेडीएस को यहाँ बहुत भारी नुकसान हुआ है, ये बात देखने लायक है। इसका जी कारण क्या है, इसके जातिगत वोटों का कैसा समीकरण बदला है, जी ये जो है ये जेडीएस के लिए एक तो चिंता का विषय जरूर है। जी जेडीएस इसमें आगे देखिए इसको मीमांसा करेगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जी बिल्कुल। और जेडीएस की जहां तक स्थिति है, 24 सीटों पर 13% वोट शेयर के साथ जेडीएस फिलहाल आगे है। लेकिन कांग्रेस की यदि हम स्थिति की बात करें रवि जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ राज्य जहां पर भाजपा का शासन है, वहां के जो बड़े नेता थे, स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक पहुंचे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग करने पहुंचे। 7 दिनों में 19 सभाओं को संबोधित कर दिया, 6 मेगा रोड शो उन्होंने किए। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो बीजेपी का एक प्रचार करने का तरीका है, अपने बड़े नेताओं को जमीन पर उतारना, लेकिन जो कांग्रेस का प्रचार करने का तरीका था, भले ही लाइमलाइट में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ना आ पाए हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया, क्या इसे आप वजह मानते हैं कि अभी तक जो संख्या सामने आ पाई है उसके पीछे? देखिए 2-3 कारण है जी। आपको। जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि मैं वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। जी। तो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता ने पूरी मेहनत की है। जी। बात करिए बीजेपी की। जी। बीजेपी को लगता है कि वो बहुत बड़े रोड शो कर लेगी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने ला करके वोट ले लेगी, तो ऐसा नहीं है। जी। आपको अगर जनता का दिल जीतना है, जनता के वोट चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सामने ला देती है। क्या नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या दूसरे जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या वो वहां जाकर के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो जनता इस बात को समझ गई है कि जब प्रदेश स्तर पर चुनाव हो रहे हैं तो आपको प्रदेश स्तर पर वहां की स्थानीय बातों को करना पड़ेगा, ना कि राष्ट्रीय बातों को और इधर उधर की बातों को। आप जनता को भ्रमित एक बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। पिछले बार की भी अगर आप बात देखिए तो मैंडेट कांग्रेस आऊंगा, के पक्ष में निशिकांत जी आपके पास भी आऊंगा। मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन जोड़ तोड़ करके कर्नाटका में बदलाव किया गया। क्या जनता ये चीज नहीं देख रही है? क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से जो बहुमत मिला हुआ था उसको बदल के क्या चीजें की गई थी? तो आप बात को समझिए कि हमारे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, स्थानीय नेताओं ने अपनी मेहनत की, और भारतीय जनता पार्टी जो कमीशन खोरी के ऊपर पूरी की पूरी लिप्त थी, आज उसको जनता ने नकार दिया। आप कितना, लेकिन अगर आपने जनता के हित के काम नहीं किए हैं, जनहित के मुद्दों पर अगर आपने काम नहीं किया है, अगर आप सिर्फ कमीशन खोरी में लिप्त रहेंगे, तो इन सबसे आपको वोट नहीं मिलेंगे, जो हम सब देख पा रहे हैं। और जैसा कि बाबूलाल जी कह रहे थे और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए दोपहर का समय हो चुका है। दोपहर तक के लगभग जो है हम 40 से 50% तक की पेटियां खुल जाती है, और शुरुआत में
कोई भी वोट का कैलकुलेशन 500,000 के नजदीक ही रहता है। जी। जैसे जैसे पेटियां और खुलती जाएंगी, जैसे जैसे राउंड चलते जाएंगे, ये आंकड़ा जो है वो सीधे सीधे नतीजों में तब्दील होता है। जी। तो दोपहर तक के आप देख पा रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि 122 का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, जी। ये आंकड़ा बढ़ेगा ही। जो वोट परसेंटेज की बात आ रही है वो बढ़ेगा ही, कम होने का इस समय से कोई चांस नहीं है। जी। क्लियर कट ये बात साबित हो रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जी। मैं पुनः जनता को धन्यवाद कहूंगा, और सारे कार्यकर्ता, हमारे जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। जी। जो चीजें जहां जाके करनी चाहिए जी। थी उन्होंने वो किया। वो बूथ में गए, वो जमीन में गए, वो जनता के बीच में गए, चलिए, उन्होंने तो हवाई बातें बीजेपी, नहीं की। जी जी जी, बीजेपी के मुकाबले यदि हम देखें तो कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता है, जमीनी एक कारण तो नहीं हो सकता। आप, मैं आपको बताऊं, इंट्रोस्पेक्ट करने का विषय है जी। और इस समय के अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अपना मतलब हार की समीक्षा भी ना करे कभी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो हमारे मित्र ने कहा जी। कि नरेंद्र मोदी वहां प्रचार कर रहे थे, क्या वो वहां सीएम बनेंगे? तो क्या राहुल गांधी को ये सीएम बनाने वाले थे या प्रियंका गांधी को सीएम बनाने वाले थे? ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं सारे, जी। भले किसी पोस्ट पे हो, पद पे हो, लेकिन हैं सारे कार्यकर्ता। जी। अब आप उनको बोलेंगे वो चुनाव प्रचार भी नहीं करें? गजब सूक्ष्म मानसिकता के साथ हमारे प्रवक्ता बैठे। राहुल गांधी की सबसे बड़ी यात्रा उसी कर्नाटक से गुजरी है, उसी जी। कर्नाटक से सबसे ज्यादा समय गुजरी है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब राहुल गांधी वहां सीएम बनने के लिए गए थे? ऐसे बचकानी बात से बचिए। आज आपके पेड़ में फल लगा है, झुकना चाहिए। लेकिन आपको, मैं वो विषय है ही नहीं कांग्रेस पार्टी किसी कार्यकर्ता में। आज आप मान लिया आपकी जीत हो रही है, तो मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ, जी। कर्नाटक की जनता को बधाई दे रहा हूँ कि आपने लोकतंत्र का परचम लहराया है। यहाँ कोई ईवीएम की बात नहीं कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी ईवीएम को उंगली नहीं उठाएगा। जी। लेकिन विषय क्या है? अगर मान लिया कि हम परास्त हो गए, कोई बात नहीं, हम फिर पुनः कर्नाटक की जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैदान छोड़ के भाग जाएंगे हम, जैसे अमेठी से भाग के लोग वायनाड चले जाते हैं। ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। हम कर्नाटक में फिर से अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे, जनता से संवाद करेंगे जी। और पुनः जब दूसरी बार चुनाव का समय आएगा फिर जीत का परचम लहराएंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ, जी। ये परिणाम नहीं है, ये एक रुझान है। हाँ, ये जरूर है कि 12 बज गए हैं, ट्रेन सेट होने का समय आ गया है, लेकिन ये परिणाम में अभी परिणत नहीं हुआ है। तो जी। मेरे भाई, अभी आप हर्ष उल्लास मत मनाओ। शायद कुछ ऐसा मत हो जाए जिसके कारण आपको पछताना पड़े। मेरी बात समझो आप। 2013 में भी छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई थी। 52 सीट कांग्रेस को हो गई थी और 32 सीट पे भाजपा आ गई थी। चुनाव का परिणाम आधे घंटे में बदला और आपके सारे बम पटाखे फूट गए थे तब तक। तो रवि जी, मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है, आपको जीत मिलेगी, लोकतंत्र है, आप बधाई के पात्र है, कर्नाटक की जी। जनता बधाई की पात्र है। लेकिन जो आपने 5 वायदे किए हैं, महत्वपूर्ण वायदे, जी। उससे आप वापस मुकरेंगे तो नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारे बातों जी। से आप मुकर गए, वैसे ही कर्नाटक की जनता के साथ धोखा नहीं करने वाले। क्योंकि अभी बाबूलाल जी ने बोला कि हम वहां पे मजबूत विपक्षी दल के, अगर हम सत्ता में नहीं आए तो मजबूत विपक्षी तो बन के रहेंगे। तो जी। हम आपको जनता के साथ किया हुआ वादों के खिलाफ जी। वादा खिलाफी नहीं करने देंगे, उनके वादों के साथ खड़े रहेंगे। जी जी। जी, बाबूलाल जी, जिस तरह से वादों की बात आई और वादों से इतर यदि हम मुद्दों की बात करें तो इस बार कांग्रेस ने भरपूर मुद्दों को भुनाने की कोशिश की। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था कि 40% कमीशन, भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता। दूसरा, महंगाई, बेरोजगारी, जो कि हर चुनाव में मुद्दा होता ही है। इसे भी बतौर विपक्ष कांग्रेस ने भरपूर भुनाने की कोशिश की। लेकिन जब कांग्रेस का जन घोषणा पत्र आया, तमाम वादे उसमें थे, लेकिन एक ऐसा वादा कि हम पीएफआई की तरह एक और संगठन है उसे भी बैन कर देंगे, जिसे लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, तमाम तरह की बातें बजरंग दल को लेकर कही, बजरंग बली से तुलना की जाने लगी। कहीं ना कहीं यह भी देखा गया बाबूलाल जी की ये जो एक ऐसा विषय था जिसके माध्यम से ये विश्लेषक मानकर चल रहे थे कि अब वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। तो क्या ऐसा करने में बीजेपी असफल रही? बिल्कुल असफल रही जी। ये समीक्षा किए जाने जी। योग्य बात है जो आपने कही है। जी। उनको बाद में बैठ के समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया जी। कि मोदी जी का भी जादू नहीं चल पाया, क्या जी। कारण हो गया, कितनी सीटें कम हुई। ये जी। बिल्कुल समीक्षा करनी चाहिए और करेंगे ये लोग, ऐसी नहीं है। जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जी। ये कर्नाटक ने एक बड़ा संदेश दिया है पूरे देश को। जी। वो देश तो
संदेश ये दिया है कि देखिए हमको भावनाओं की राजनीति नहीं चाहिए, न धर्म की भावना चाहिए, न भावना चाहिए। जी हमको चाहिए हमारे पेट की भूख कौन शांत कर रहा है और कैसे शांत कर रहा है वो हमको बताया जाए। स्थानीय जी चुनाव इसी आधार पे होते हैं। जी आप देखिए नगर पालिका के चुनाव किस आधार पे होते हैं? मोहल्ले मोहल्ले के कचरा नाली ये वो साफ सफाई उसके आधार बुनियादी पे होते हैं। समस्याओं पर। जी विधानसभा चुनाव होने के लिए हमारे प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्या को निदान करने के लिए कौन सी पार्टी बात कर रही है, जी वो जो है वहां चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति पर बात करती है, लोकसभा के चुनाव में जैसे किया जाता है वो बात करती जी रह गई। और कांग्रेस ने जो है स्थानीय मुद्दों को उठाया और बेरोजगारी महंगाई ये सारी चीजों को उठा करके जो है जी उसको भुनाने का पूरा पूरा प्रयास किया, जो सफल रहा, जो जी दिख रहा है सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी तो ये स्थिति जो है इससे संदेश दे दिया है कर्नाटक ने कि आप जब भी कभी हमारे स्थानीय चुनाव में आएंगे, जी प्रदेश के चुनाव में आएंगे, तो आप राष्ट्र की बात मत कीजिए, राष्ट्रवाद और ये हिंदुत्व ये सब चीजों को एक किनारे रखिए, जी हमारे प्रदेश की बात कीजिए कि प्रदेश में हमारे क्या समस्या है, उसका समाधान आपके पास क्या है। जी आपके आप दल जो है वो आगे समस्याओं के समाधान के लिए क्या करने की कोशिश करता है। जी जो पार्टी इन बातों को बुनाने का प्रयास करेगी वही सफलता की तरफ बढ़ेगी। जी अगर इन्होंने भी स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात की होती, ज्यादा से ज्यादा उसी बात को रखा होता, तो निश्चित रूप से जो वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे जाती, मुझे ऐसा जी लगता है। इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिका दिया। जी नरेंद्र मोदी जी ने बात जो भी कही अपने ढंग से कही जी और उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भी राजनीति में जोड़ा, बहुत जी सारी बातें कही, बहुत सी चीजें उन्होंने भावनात्मक ढंग से कही, जी लोगों को बांधने का प्रयास भी किया जिनमें उसको महारत हासिल है। लेकिन कर्नाटक की जनता फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई ऐसा अभी हम नहीं कह सकते। निश्चित रूप से जो है एक अच्छी स्थिति में आज भी भारतीय जनता पार्टी वहां है। जी बिल्कुल। निशिकांत जी, क्या आपको लगता है, जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का ट्रेंड अलग होता है, लोकसभा का ट्रेंड अलग होता है, दोनों में अलग विषय को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी मैदान में जाती है तो राष्ट्रीय मुद्दों की बातें बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाती। नहीं, बाबूलाल शर्मा जी काफी वरिष्ठ हैं और उनका एक अपना आकलन करने का तरीका हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है तो कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक भाजपा लड़ रही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। जैसे अभी आपने बताया कि लोकसभा के इम्पैक्ट के लिए, तो देखिए जब छत्तीसगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ था, कांग्रेस का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था, 71 सीट 69 सीट मिली थी, उसके ठीक 6 महीने बाद जब लोकसभा हुआ तो परिणाम वही थे जो हमारे पक्ष में आते हैं बराबर, जैसे 9/2 10/1 वैसे ही परिणाम हमारे पास आए। तो लोकसभा वास्तव में अलग विषय है और विधानसभा बिल्कुल स्थानीय मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे साथ देखिए, हमारे साथ चुनाव में हम गए, लेकिन कर्नाटक का या हिमाचल का या राजस्थान का पैटर्न देखे तो एक टर्म के बाद दूसरे टर्म की सरकार बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी हमने उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि सफलता असफलता तो दिख रहा है, असफल हुए, लेकिन उसका इंट्रोस्पेक्ट किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा। हम कोई भी चुनाव को हल्के में लेते नहीं है, हम अपने हर चुनाव को, छोटे छोटे चुनाव को बड़ा मानते हैं। जैसे हमारे खड़गे जी एक छोटे से चुनाव, एक राज्य के चुनाव को छोटा बोलिए, छोटे से राज्य का चुनाव था, ऐसा आकलन नहीं कर सकते हम उसका पूरा हर जिस कारण से हार की समीक्षा जब होती है तो उसके सारे पहलुओं पर नजर रखा जाता है। लेकिन विषय क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है, उनको बधाई देता हूं, लेकिन हमको कम आंकना भी कांग्रेस की गलती थी। वो बहुत मतलब जीतने सर्वे चुनाव के पहले 3 महीने पहले सर्वे आ रहे थे, वो तो हमको बिल्कुल नदारत बता रहे थे कि 40 सीट आएगी, 42 सीट आएगी। आज परिणाम आपके सामने है। अगर हम 70 74 75 पे अभी बैठे हैं, जबकि 20 सीटें अभी फंसी हुई है, 25 सीटें हजार और 1200 के वोट उससे, तो अगर ये 90 95 या 100 तक हम आते हैं तो ये भी कल्पना करने वाली बात है कि अगर परिणाम अगर 1 घंटे में बदल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को आकलन करना पड़ेगा कि आखिर इतनी बड़ी यात्रा के बावजूद ये स्थिति क्यों बन रही है वहां पे कि विक्ट्री हो रही है, लेकिन बहुत एग्रीगेट करके या जो सप्लीमेंट्री से पास होने वाली बात होती है वो वैसी स्थिति अगर बनती है कांग्रेस की तो उनको स्वयं को मूल्यांकन करना होगा। जी रवि जी, क्या अभी भी और इंतजार करना होगा? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार रही है और अब उनको हार को एक्सेप्ट करने में शायद शाम तक का समय लगेगा। उनकी प्रवक्ता की बातों से मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है, आज वो हार रहे हैं, एकदम से कैसे वो एक्सेप्ट कर ले 12 साढ़े 12 बजे की वो हार रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शाम तक का इंतजार करिए। लेकिन
आज अगर मैं बात करूंगा कि जो रुझान जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, मैं देख पा रहा हूं, आप 117 से शुरू किए थे, 122 और अब आप 124 की बात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जो मैंने पहले कहा कि दोपहर का समय हो चुका है, धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड्स होते जा रहे हैं, पेटियां खुलती जा रही है, ट्रेंड सेट हो चुका है, वो ट्रेंड धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहा है, पीछे जाने की कोई स्थिति नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बन रही है। और जो मैं बात कह रहा था कि आपको स्थानीय बातें करनी पड़ेंगी, हमने स्थानीय मुद्दों पर बात की, जिसका परिणाम ये रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हम जीत करके आए और अब कर्नाटक में हमारी जीत हो रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके मुद्दे कहां जा रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में ग्राउंड जीरो पे खड़ी हुई है, इसीलिए जनता जो है वो हमारे साथ आ रही है, क्योंकि हम उनके हित की बात कर रहे हैं, उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, उनको जो उपज के पैसे दिए जाने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। हर स्थान के मुद्दे अलग हैं, कर्नाटक के मुद्दे अलग हैं, हिमाचल के मुद्दे अलग हैं, लेकिन जनता को लग रहा है कि कांग्रेस के लोग काम करेंगे, इसलिए जनता हमें वोट दे रही है। और एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के जहां पे मुख्यमंत्री थे, जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, वहां पर कांग्रेस आती जा रही है। तो साफ है कि पब्लिक, लगभग 7 करोड़ की जनसंख्या है कर्नाटक में। मैं फिर से पुनः 7 करोड़ की जनसंख्या को धन्यवाद दूंगा और सारे कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई दूंगा। निशिकांत जी जवाब दें। जी, रवि जी, जब स्थानीय मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे तो जहरीला साहब कहाँ से स्थानीय हो गया? वो श्रीमान खड़गे जी का जो मंदबुद्धि बालक है वो नालायक बोलता है देश के पीएम को, ये कहाँ से स्थानीय मुद्दा हो गया? बजरंगबली को बैन करने की स्थिति में आप हैं क्या? कर्नाटक में आपकी सरकार भी बन जाएगी तो आप बैन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पहले बैन होती है। निशिकांत जी, आप जो है ना, यही कारण है अमित जी, यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी पीछे होती जा रही है। ये कहीं से भी कोई भी विषय को जोड़ देंगे। बजरंगबली के बैन की बात कहां से आ गई? मैं पूर्णतः इनकी बात का खंडन करता हूं। ये तरीका नहीं है, पार्टी भवन नहीं है, ये प्रमुख मीडिया टीवी है, उसमें मेरी बात शब्दावली मैं कह रहा हूँ। अभी आप बात करिए ना कि आपका विषय क्या है? बजरंगबली के बात पूरी करें, जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी बात पूरी करें आपकी। जी, क्या तरीका है? फल लगा है, झुक जाओ थोड़ा सा, नहीं झुकोगे उड़ जाओगे। फिर बात समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं तो जब जहरीले सांप बोलते हो आप, एक मंदबुद्धि बालक आके नालायक बोलता है देश के पीएम को, तो आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? वो कर्नाटक के भी पीएम है, ऐसा नहीं है कर्नाटक के पीएम नहीं है वो। आप क्या समझते हो कि कुछ भी बोल के चले जाओगे? बजरंगबली को एंट्री किसने करी? बजरंग दल को बैन करने की बात किसने करी? और इनकी हैसियत है क्या कर्नाटक में बैन करने की? राष्ट्रीय संगठन है और पीएफआई पहले से बैन हो चुका है। वो किसको, कौन से पीएफआई को बैन करना चाहते हैं? बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने की हैसियत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई? हमारे मुख्यमंत्री बैठे नहीं है, अभी हमारी चीजें पूरी शुरू हुई नहीं है। आप में दम है? दिखाओ, चैलेंज देता हूँ जी, आपको चैलेंज देता हूँ, छत्तीसगढ़ में बैन करके दिखाओ ना। हिम्मत है नहीं, राजस्थान में बैन करके दिखाओ जहां सरकार है। जहां सरकार नहीं थी वहां घोषणा पत्र में डाल दिया। जानबूझ के तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने जानबूझ के घोषणा पत्र में डाला। आज तक किसी इतिहास में आपने देखा है घोषणा पत्र किसी भी संगठन को बैन करने की बात की गई हो? ऐसी स्थिति में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही। ठीक है, परिणाम आपके पक्ष में अगर जा रहा है तो आपको साधुवाद है, कर्नाटक की जनता को साधुवाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लंका जीत लिया। ठीक है, कर्नाटक का चुनाव आपके पक्ष में जा रहा है, आपको शुभकामनाएं देता हूं और कर्नाटक की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। जी जी, बाबूलाल जी, जिस तरह से इस बार के चुनाव में देखा गया, अमूमन हर चुनाव में होता ही है कि कभी कोई ना कोई विवाद किसी राजनेता के साथ जुड़ जाता है। भाषा की मर्यादा भी कई बार टूटी, दोनों ही दलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इन सब के इतर यदि हम बात करें बाबूलाल जी, तो जिस तरह से हिमाचल में सरकार बनाई कांग्रेस ने, कर्नाटक में भी अब रुझान बहुत हद तक स्पष्ट हो चुके हैं। आने वाले समय में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। तो क्या लगता है कि इस जीत के साथ यदि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती है तो एक नई ऊर्जा पार्टी को मिल सकती है? निश्चित रूप से कहीं जीत होती है तो उसका फायदा उठाने के लिए पूरे देश भर में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लगे हाथ अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव हैं जी, तो निश्चित रूप से वहां पर इस बात का प्रचार किया जाएगा कि जादू खत्म हो रहा है, अब नया जादू चालू हो रहा है।
जी कहा जाएगा। प्रचार का तरीका होता है अपना, अपने पार्टी का अपना अपना वजन बताने के लिए। जी और जहां तक सवाल है, देखिए अभी ट्रेंड ये अभी जो एक टीवी पर चल रहा है, 124 सीट हो गई अब, जी तो बढ़ तो रहा है, बढ़ चल रहा है, लेकिन जी सरकार कांग्रेस की बनाएगी ऐसा नजर आ रहा है। जी और विपक्ष में तगड़ी विपक्ष के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, ये भी सत्य है। जी जो बात आप कह रहे हैं वो निश्चित रूप से जो है एक उत्साह का है तो सही जी विषय तो है। जब हिमाचल प्रदेश के बाद अब कर्नाटक जैसे बड़े राज्य को भी विजय का उत्साह तो आया है, जी लेकिन ये उत्साह अति उत्साह में बदलना नहीं चाहिए। जी कांग्रेस को इस बात को देखना पड़ेगा। अगर जी ये कार्यकर्ताओं में अति उत्साह के रूप में घुस गया जी तो निश्चित रूप से इसका नुकसान आगे देखने को मिलेगा। मन हम्म, में उत्साह है, ये बात है, लेकिन वो दम्भ के रूप में स्थापित न हो जाए, इस बात का भी ख्याल कांग्रेस को रखना पड़ेगा। और जी दम्भ का क्या परिणाम होता है ये सब पूरी दुनिया देखती है। जहां दम्भ आता है वहां नष्टीकरण आता है, नष्ट जी होता है। रावण का दम टूट गया तो बाकी लोगों का दम तो क्या बचेगा। जी हम तो इंसान हैं, तो इस बात को ध्यान में रख करके जो है जी अति उत्साह में ना आते हुए और कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करके, हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन करके देश को ये बताने का प्रयास करे जी कि हम जहां भी अब सरकार में आएंगे, जी हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है वो ये है कि हम जनहित की बात करेंगे, जी हम जनता के हित में ही कुछ करेंगे। ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस के करने के लिए जो है एक अच्छा मौका मिला है। जी उसको कितना वो भुना पाती है, कितना वो कर पाती है, जी वो उसके। एक बात बड़ा अच्छी कहानी श्रीकांत ने बहुत बढ़िया बात कहा, मेरे को एक नई चीज समझ में आई कि कितनी शांति से उसने कहा जी कि फल लगा भैया झुक जाओ नहीं तो उड़ जाओगे। जी ये एक अच्छे ढंग से किसी प्रवक्ता का तरीका जो है मुझे पसंद आया सामने वाले को समझाने का। और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ निशिकांत को। इसी भाषा में जो है डिबेट होना चाहिए, बड़ा आनंद बिल्कुल आता है। जी जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल हम डिबेट में भी भाषा की मर्यादा का बहुत ध्यान रखें। और रवि जी, जिस तरह से बाबूलाल जी ने कहा भी है कि निश्चित तौर पर एक ऊर्जा पार्टी को मिलती है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता ही होता है जो किसी भी पार्टी को, किसी दल को सींचता है। लेकिन यदि हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, सरकार आपकी है, लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं अभी तक, रवि जी, जो आप भी जानते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, ऑन रिकॉर्ड वो अधूरे हैं। घोषणा पत्र आपकी पार्टी ने लाया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे वादे यहां पर हैं जो पूरे होने बाकी हैं। लेकिन अब चूंकि समय भी बहुत कम बचा है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जब सरकार सत्ता में आ जाती है तब एक बड़ी चुनौती भी उसके साथ होती है कि जो वादे उसने जनता से किए हैं उसे भी पूरा करना है? देखिए अमित जी। जी, आपने एक बात को एक ढंग से पेश किया, मैं जी। उसी को दूसरे ढंग से पेश करता हूँ। जी 36 वादे हमने किए थे जी 36 में 30 से ज्यादा वादे पूरे हो चुके हैं। जी। क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? जो जनता के हित के काम हमने किए हैं, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या जी। जो किसान भाई बहन है हमारे, या जो अंचल क्षेत्र में मजदूर काम कर बिल्कुल रहा होनी है, चाहिए, लेकिन क्या अभी उसके भी पास कुछ पैसे चीजें का, इस ऐसी पर हैं बात जो नहीं पूरी होनी होनी बाकी चाहिए? है रवि जी। जी देखिए मेरी बात आप समझने की कोशिश जी कीजिए रवि कि हम काम कर रहे जी। हैं। हमारा अगर आप कैलकुलेशन परसेंटेज देखेंगे तो 90% से ज्यादा वादे पूरे हो चुके हैं। जो बचे हुए वादे हैं, जी। आने वाला हमारे पास समय बचा हुआ है। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर भी काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है हम उस चीज को भी धरा। सरकार के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्या ये अप्रिशिएबल पॉइंट नहीं है? देखिए हम किसी भी तरह चीजें, हमको बजट, हमारे फंड, सारी चीजें जैसे जैसे बताती जा रही है, हम उसको इम्प्लीमेंट एक एक करके करते जा रहे हैं। आज बात ये होनी चाहिए कि कर्नाटक में जो जनता ने जो हमको जनादेश दिया है, आज उसकी खुशी की बात होनी चाहिए। आज ये बात होनी चाहिए कि जनता सिर्फ उन्हीं के साथ जा रही है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होगा तो आप देखिएगा पुनः उसी बम्पर जीत से जो हम 18 में जीते थे, उसी जीत से हम आएंगे, क्योंकि हमने जनता के बीच में जाकर के काम किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी सारे विधानसभाओं में घूम रहे हैं, एक एक विधानसभा जा रहे हैं, जनता के बीच मिल रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं और उनके अनुरूप उन जो मांगे हो रही है उनको दे रहे हैं। तो आप बात को समझिए कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री निवास में नहीं बैठे हुए हैं, वो भ्रमण कर रहे हैं, रोज घूम रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है
कि जनता द्वारा मांगी गई जितनी भी चीजें हैं वो उनके अनुरूप उनको दी जाएंगी। और उसी का परिणाम ये रहा है कि हिमाचल में आप देखिए कि हमें बहुमत मिला, आज कर्नाटक में हमें बहुमत मिल रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है कि कांग्रेस ही है जो देश का सही मायने में विकास कर सकती है, उसके प्रदेश का विकास कर सकती है। जनता के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में अगर कोई सोच सकता है, उनके भविष्य के लिए कोई सोच सकता है। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की झड़ी लगा दी है छत्तीसगढ़ में सरकार ने, इसकी बात होनी चाहिए कि क्या कांग्रेस जनता के लिए कर रही है, क्या बच्चों के लिए ध्यान दे रही है। तो वो सारी चीजें जहां जहां इलेक्शन मोड में आ रही है वो जो जनता समझ रही है और कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। चलिए, तो जनता समझ रही है और कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, कांग्रेस का कहना है। निशिकांत जी जवाब दें। देखिए, लोकतंत्र में ना जनता नंबर देती है। आइए खुद से अपना पीठ थपथपा के 90% का नंबर उठा ले रहे हैं, इसमें जनता नंबर देती है और जनता का नंबर देने का वक्त आ गया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। आने वाले 3 महीने 4 महीने में चुनाव है, जनता नंबर देती। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि भूपेश बघेल जी गांव गांव तक जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो क्या चावल घोटाला आपके समझ है, शराब घोटाला आपके समझ है, कोयला के कालिक में इनके जो चिड़िया थी वो जेल में है, तमाम सिंडिकेट जेल में है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। पहले बोलते थे ईडी छापा मार रही है, प्राप्त क्या कर रही है, अभी जब प्राप्त करके डिस्क्लोज कर दी तो बोलती है कि अब श्रीमान भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि एजाज ढेबर आके स्वयं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा, व्यवहार अच्छे किए जा रहे, बस बैठाया जाता है। अब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? आप देखिए, रवि जी को तो कहना ही है, कांग्रेस पार्टी की बड़ाई करनी है, उनकी मजबूरी है, लेकिन जो व्यवस्था है, जब 72 बार जितनी सीटें आई उतनी बार सर 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 कह के टी.एस. सिंहदेव जी ने बताया था कि 3,000 करोड़ रुपया सालाना खर्च आएगा सर, 18 लाख बेरोजगार हैं सर, उनको दिया जाएगा हर साल 3,000 करोड़ रुपया और पूरे 5 साल में जब 250 करोड़ रुपया दिया जाता है तो वही जनता पूछती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। तो बात इतनी सी है कि लूट गया पूरा प्रदेश और जो हमारे सरकार के मुखिया हैं वो घूम रहे हैं विदेश। यही स्थिति है। और चलिए ठीक है, हिमाचल जीत लिया आपने, कर्नाटक जीत लिया, उसके साथ साथ कितने चुनाव हुए, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, असम हुआ, गोवा हुआ, कहाँ थी कांग्रेस? तो बात ये है कि ठीक है आपने जीता, आपको बधाई, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट कब करोगे? एक ही चुनाव से या एक दो ही राज्य से आपका प्रदेश चलेगा क्या? बाकी प्रदेशों में तो सरकार बनी है, लेकिन इतना मंत्र मुग्ध मत हो जाइए कि आप बोलिए कि सिर्फ भूपेश ही तो भरोसा है, भूपेश है भरोसा है, तभी तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है प्रदेश में। मतलब कोरोना काल में, पेंडेमिक के समय जब एक केंद्र सरकार सभी के पेट का राशन की व्यवस्था कर रही थी, उस वक्त ये 5,000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला कर दी। आप सोचिए कैसे सरकारें चलाते हैं लोग। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर क्यों 15-15, 20-20 साल सरकार नहीं आती कांग्रेस पार्टी की, किसी राज्यों से जाती है तो यही स्थिति आज देखिए छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं, अभी जाएगी तो 15 साल 20 साल फिर नहीं आएगी, क्योंकि इनका चाल चले तो चेहराई है लूटना लूटना और लूटना और 10 जनपद के चरणों में जाके भेंट चढ़ाना। आखिर प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता की अस्मिता को क्यों 10 जनपद के चरणों में डाला जा रहा है, ये पूछता है छत्तीसगढ़। और जो छत्तीसगढ़ प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये सारे गंभीर विषय हम उठाएंगे, उठाते रहेंगे। आप हम पे जितने भी मतलब वो लगाना है लगा लो, लेकिन विषय क्या है? जब ईडी ने डिस्क्लोज कर दिया तो अब तो शर्म कर लो भूपेश बघेल जी, आपके नाक के नीचे आपके संरक्षण में इतना बड़ा घपला घोटाला कैसे हुआ सिंडिकेट का? बताना तो पड़ेगा प्रदेश की जनता को। आप नहीं बताओगे तो आप निश्चिंत रहो, ढोल नगाड़े के साथ हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर गांव हर घर। चलिए जवाब ले लेते हैं, रवि जी जवाब दें जी। ये बात कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वादे पर आज भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती। अच्छे दिन आएंगे, दो चुप रहिए निशिकांत जी, मुझे भी बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप, बात पूरी करें रवि जी। निशिकांत जी आपके पास फिर आऊंगा, बात पूरी कर दीजिए। आज ये अपनी बातें कर रहे हैं, आज ये बात कर रहे हैं घोटालों की। मुझे एक बात का जवाब दिया जाए, कर्नाटका में ही इनके जो थे BS येदुरप्पा जी, उनका घोटाले का क्या हुआ? बेल्लारी में जो रेड्डी ब्रदर्स के लिए जो घोटाले की जो बातें आई थी उनका क्या हुआ? रमेश पोखरियाल जी के बारे में जो घोटालों की बात आई थी उसका क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गिरेबान में झांक नहीं रही है। देखिए अमित जी, आज ये कह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, एक आरोप पत्र इन्होंने लगा दिया, लेकिन क्या वो आरोप पत्र अभी साबित हो चुका है? जब तक के कोई चीज
साबित नहीं हो जाती जी। वो अपराध नहीं होता, वो अभी कोर्ट में मैटर अधीन है, कोर्ट में मैटर अधीन है। और मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, ये बात कर रहे हैं ना घोटालों की, ईडी के मेरे पास आंकड़े हैं। पिछले 8 सालों में 3010 मामलों में ईडी ने रेड मारी है, जिसमें से कॉन्फिस्केशन करने के बाद सिर्फ 23 लोगों पर वो जो है साबित कर पाए हैं आरोप। आप मुझे बताइए 1% से भी कम। आज घोटाले आप जो है लगभग बोलते हैं 99,500 करोड़ का हमने रेड मारी है, लेकिन साबित करने की जब बात आती है तो मेरे पास आंकड़ा है जो रिकॉर्ड में संसद में पेश हुआ है 898 करोड़ का, लेस देन 1%। ईडी सिर्फ एक रेड मार रही है, लेकिन जब साबित करने की बात आती है तो टाए टाए फिस हो जा रही है, उनके पास सही सबूत बनते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेज धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बोलने दीजिए सर, 2 मिनट का समय लूंगा। ये सिर्फ इमेज धूमिल करने की कोशिश कर रही है, मीडिया में ट्रायल कर रही है, लेकिन इनके आंकड़े आप कोर्ट में साबित नहीं हो रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, कोर्ट में साबित नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इमेज को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जी निशिकांत जी। रफी जी, आपकी इमेज को कौन डैमेज करेगा? फलना है तो भरोसा है, कौन डैमेज करने वाला है? आप चिंता मत करो। 221 करोड़ रुपए की जो संपत्ति ईडी ने अटैच की है, वो साबित हुआ है कि नहीं हुआ है? उसको अटैच किया है तो आपने कोर्ट में आपको न्यायालय बेल क्यों नहीं दे रहा है? ये भी पूछो ना, जनता पूछ रही है आपसे। अटैच करना और साबित करना, निशिकांत जी कानून की किताब को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अटैच करने का मतलब साबित करना नहीं होता है। आप पहले टेक्निकल जानकारी ले लीजिए, फिर बात करिएगा, बात मत करिए। जी निशिकांत जी बात पूरी करें। जी, चैनल है जहाँ पे आप बैठे हो, राजीव भवन मत बनाओ इसको। 221 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब जब्त की है, न्यायालय बेल नहीं दे रहा है, तो इसका कारण क्या है रवि जी? आप कभी इंट्रोस्पेक्ट करना, बंद कमरे में अकेले, ऐसे 4 आदमी सामने करोगे आपसे नहीं दिखेगा, लेकिन सोचना जरूर कि बेल क्यों नहीं दे रहा है न्यायालय, जबकि आपके पास तो माशाअल्लाह इतने बड़े बड़े वकील हैं कि प्रभु श्री राम से कागज दिखवा लिए न्यायालय में। ये तो 4, 10, 20, 25 लोगों का ईडी का जांच है, क्यों नहीं दिखवाते हो? एक कागज तो दिखवा लो बड़े वकील से, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो बात ये है भाई साहब कि देखो, आज आपका जश्न का दिन है, ठीक है, उसमें मैं नमक मिर्च नहीं डालूंगा, लेकिन इतने भी बड़े मत बन जाओ कि झुकने में ना कमर टूट जाए। बात समझो, ठीक है? प्रदेश की जनता इसका आकलन करेगी और जनता ही जनार्दन है और जनता ही आशीर्वाद देती है। आने वाले समय में 4 महीने में चुनाव है, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। 71 सीट का जो आपको बड़ा मैंडेट मिला था, किन महिलाओं ने दिया था? शराबबंदी के नाम पे दिया था। उन महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था शराबबंदी के नाम पे। क्या हुआ? पूछेगी जनता। जाना आप वोट मांगने, आपके विधायक जाएंगे, देखना क्या हासिल करती है प्रदेश की जनता आप लोग का, और मतलब पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, आप देख लेना। चलो, आपको फिर से बधाई, ये आपके तरफ ट्रेंड कर रहा है। पुनः बधाई देता हूँ कांग्रेस पार्टी को, कर्नाटक की जनता को, और कर्नाटक की जनता को इसलिए भी बधाई देता हूँ, हमको भी उन्होंने बहुत सम्मानजनक स्थिति में रखा है। ठीक, हमारी सरकार नहीं बनी है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर पूरी शक्ति से हम लड़ाई लड़ेंगे। बाबूलाल जी, अब तो बीजेपी भी मान रही कि चलिए कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, सरकार बन गई, लेकिन मेरे आपसे 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि हम छत्तीसगढ़ का यदि ट्रेंड देखें, कर्नाटक के बाद अब बारी छत्तीसगढ़ की है, यहां पर चुनाव से पहले ही रेड पर राजनीति शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस दावा करती है कि 36 में से 30 वादे पूरे हो गए हैं, जो बचे हुए 6 वादे हैं वो भी चुनाव तक पूरे हो जाएंगे, तो क्या आपको लगता है ये जो अधूरे वादे हैं, इसे बीजेपी एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बना सकती है? बिल्कुल बनाएगी, बना रही है, आप तो देख रहे हैं ना। जी जी वही तो बन रहे हैं, मेन मुद्दे तो वही बना के रखे हैं जी। लेकिन एक बात मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस उससे डिफर करे जी, लेकिन मेरे अपने विचार है, मैं आपको रखता हूँ कि कोई भी सरकार हो, घोषणा पत्र बनाती है, अच्छा सोच के बनाती है, मैं करूंगा ऐसा सोच के बनाती है, लेकिन जब गद्दी में बैठते हैं बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं और वो नहीं कर पाती। रमन सिंह के दौर का भी जो मैंने देखा है 3 कार्यकाल का चुनाव घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें परिवर्तन करना पड़ता है, और वही चीज जो है इस कांग्रेस सरकार में मैंने देखी कि परिवर्तन करना पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे। शराबबंदी एक ऐसी चीज है, ऐसा मुद्दा है, न मेरा व्यक्तिगत मत है कि न उसको भारतीय जनता पार्टी, न कोई आप पार्टी, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई कांग्रेस पार्टी उसको एकाएक बंद नहीं कर सकती। मेरा दावा है जो एकाएक बंद करेगी वो नुकसान में रहेगी, क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी से बहुल्य क्षेत्र है, और आदिवासियों की परंपरा में जो है शराब का महत्व है, उसको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए।
तो वो एकदम से बंद नहीं किया जा सकता। आपने उसमें लिखा था शराबबंदी के लिए कि पंचायतों पे छोड़ दिया जाएगा, इस अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पंचायतों पे छोड़ दिया जाएगा। तो पंचायतों ने भी जो है निश्चित रूप से पंचायतों में आपको जाना होगा, पंचायतों में जागरूकता पैदा करनी होगी, शराब के खिलाफ बात करनी पड़ेगी, और उसको जो पूजा पाठ में जो इनके शराब लगती है व्यवहार होता है उसका विकल्प खोज कर बताना पड़ेगा, और कहीं न कहीं जो एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे उनकी दिल को आहत न पहुंचे, उनके परंपराओं को आहत न पहुंचे। आप परंपरा तोड़ने की बात करेंगे नुकसान में देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आप हो, चाहे कांग्रेस हो। इसलिए जो है कुछ ऐसे वायदे हो जाते हैं जो नहीं कर पाते आदमी। अब बेरोजगारी ऐसी समस्या है, मेरा तो कहना यह है कि देश की कोई भी सरकार हो, बेरोजगारी पूरी तरह दूर कर ही नहीं सकती, सरकारी नौकरियां पूरी दे ही नहीं सकती। और रोजगार का मतलब ये होता है, सरकारी नौकरी नहीं होता, रोजगार का अर्थ होता है कि उसको कहीं न कहीं पेट पालने के लिए मौका मिले। और बहुत से वर्ग होते हैं, बेरोजगारों में भी वर्ग होते हैं बहुत सारे, अनपढ़ लोग भी बेरोजगार है, उसके लिए आप क्या करें, 10वीं 12वीं तक तो 12वीं वालों को आप दे रहे हो, लेकिन अनपढ़ आदमी जो बेरोजगार है वो क्या देश में नहीं रहता। तो बहुत सारी समस्याएं आती है, सरकार में बैठने के बाद समझ में आती है, और उसके बाद फिर उस रास्ते में चलने का प्रयास बहुत होता है। अभी भी शराबबंदी के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। रमन सिंह के दौर में भी मैंने देखा था, बहुत प्रयास किया रमन सिंह जी ने, दुकानें कम की, 26 दुकानें कम की, कोशिश की, रेट बढ़ाए, सब करके देखा, लेकिन न तो बिक्री कम होती है, न पीने वाले कम होते हैं। इसलिए जो है बहुत सारी परेशानियां शराबबंदी में हैं, और इसको स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। राजनीति में आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, कुछ वादे ऐसे जरूर रहेंगे जो बच जाएंगे, और उसके लिए जो है मुख्य वादे क्या किए थे, उसको पूरा किया कि नहीं किया, उसमें खामियां क्या रही, वो विपक्ष का काम है बताना कि भाई उसमें कितनी खामियां रह गई। आपने कहा कर्ज माफी हो गया, कहा नहीं हुआ, वो आपको बताना चाहिए, आपका कर्तव्य है वो। निश्चित रूप से जो है वो कर्तव्य का पालन भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में करती रहती है। मगर मेरा एक कहना है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बगैर किसी पक्के प्रमाण के आरोप लगा देना जो है वो जनता पे असर नहीं डालता। जी, तो बगैर पक्के प्रमाण के आरोप लगाना जनता पर असर नहीं डालता, ये बिल्कुल तथ्यात्मक बात भी है। और रवि जी, जिस तरह से थोड़ी देर पहले निशिकांत जी ने तो बधाई भी दे दी, बधाई स्वीकारते हैं क्या आरोपों की तरह? मैं वही कह रहा था कि आज भारतीय जनता पार्टी हमें बधाई दे रही है, हम बधाई स्वीकार करते हैं, और हम उनसे उम्मीद भी करेंगे कि वो विपक्ष में बैठेंगे, और हम भी चाहते हैं एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बैठे। देखिए, आज लोकतंत्र की यही अच्छी बात है कि अगर कोई सत्ता पक्ष में आ रही है तो जो विपक्ष में आ रही है वो उसको बधाई दे और वो स्वीकार करे। देखिए, जनता का मैंडेट है, आपने अपने पूरे प्रयास किए, आपने अपनी सारी पूरी बातें रखी, हमने अपने पूरे प्रयास किए, हमने अपनी बातें रखी, जनता ने हम पर भरोसा दिया। आज आपके स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूं हम 130 क्रॉस कर रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में विपक्ष के रूप में आएगी। हम उन्हें भी बधाई देते हैं कि जो आंकड़ा दिख रहा है कि 66 सीटों पर उनकी जीत दर्ज हो रही है, और हम प्रयास करेंगे कि जनता के हित में जितना ज्यादा से ज्यादा काम रहेगा, जनता के हित में जो हमने हमारी पार्टी ने वादे किए हैं हम उनको एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो वादे हमने नहीं किए हैं और अगर वो सारी जो अच्छी चीजें हमारे संज्ञान में आएंगी हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारे केंद्र में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि केंद्र की तरफ से हमें जो सपोर्ट चाहिए रहेगा कर्नाटक में वो हमें मिलता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार केंद्र में बैठी है या जो सरकार राज्य में बैठी है, हम जनता के हित के लिए ही बैठे हुए हैं। तो अगर वो मिल करके और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी, कांग्रेस पार्टी तो सरकार बनाने के बाद तमाम वादों पर काम करेगी ही, लेकिन उम्मीद ये भी है कि राज्य को केंद्र से भी सहयोग मिलता रहे। हाँ, तो केंद्र कभी सौतेला व्यवहार किसी राज्य के साथ नहीं किया है। इनकी सरकार रही होगी तो हो सकता है करती होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो सबके साथ सबका विश्वास की बात है, विकास की बात है। तो एकदम निश्चिंत रहे, केंद्र सरकार की ओर से निश्चिंत रहे, जो भी कर्नाटक की जनता के लिए सबसे अच्छा होगा वो किया जाएगा, आपके साथ मिलकर किया जाएगा, आपके अनुभव भी हमारे काम आएंगे। रवि जी, लेकिन आपने ये बात उठाई क्यों? क्या कभी छत्तीसगढ़ में आपको ऐसा लगा कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है? देखिए, 4.5 साल में अमित जी आप भी जानते हैं कि हमने कितनी बार
अपने फंड की बात कही, कितनी बार जीएसटी कॉम्पेंसेशन की बात कही, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक उत्पादक राज्य है, उसी तरह कर्नाटक भी एक उत्पादक राज्य है। तो कई बार इस तरह की चीजें देखी गई है कि जब राज्य अपनी बात केंद्र तक रखता है तो केंद्र के अपने एक अलग कैलकुलेशन और एक अपना डिसीजन रहा है। तो देखिए, आपको अगर विकास करना है और आप किनके लिए लड़ रहे हैं, आप जहां बैठे हुए हैं वो वहां की जनता ने ही आपको भेजा है, वह राज्य के मुख्यमंत्री हो या राज्य के देश के प्रधानमंत्री हो, तो हमें जनता के हित की बात करनी है। और अगर किसी प्रदेश का मुखिया अगर केंद्र को कोई चीज लिखता है तो वो एक उस मुखिया होने के नाते ही लिख रहे हैं, कोई ऐसे कोई चिट्ठी कहीं नहीं जाती। तो आज जो हमें लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में कई बार टकरार रहा नहीं मानी, जिसके कारण हमें कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन भूपेश बघेल जी ने रास्ते निकाले। वो कहीं भी इस तरह से नहीं बोले कि जो वादे हम किए थे हम उनसे पीछे हट जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि केंद्र हमें उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है, हम अपने लेवल पर देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने सारी चीजें की जो जनता के समक्ष है। तो कर्नाटक में भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जैसे ही हमारे वहां मुख्यमंत्री बैठेंगे, मंत्रिमंडल आएगा, तो हम एक एक करके चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें केंद्र का सहयोग भी लगेगा। तो हम तो आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि एक नया कार्यकाल शुरू हो रहा है तो वो हमारे सपोर्ट करें। लेकिन अगर केंद्र व्यवहार सौतेला रखेगी, केंद्र अगर दूसरे तरीके से काम करेगा, तो देखिए हम छत्तीसगढ़ में भी काम किए हैं, हम कर्नाटक में भी काम करेंगे। चलिए बाबूलाल जी, जिस तरह से अब कर्नाटक में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, अब ये लगभग मान लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद जो ट्रेंड सेट होगा, ऐसे में विपक्षी एकता की बात जिस तरह से कांग्रेस लगातार करती है, कुछ और भी उसके सहयोगी दल हैं जो इसमें सहभागी हैं, तो उसकी भी नींव 2024 के लिए रखी जा सकती है? इसके साथ रखने का प्रयास होगा, लेकिन उसमें संभावनाएं बहुत कम है जी। क्योंकि देखिए, जो अभी नवीन पटनायक जी ने क्या किया, नीतीश कुमार उनसे मिल के आए और दूसरे दिन आकर के उन्होंने मोदी जी से मुलाकात करके कह दिया कि मैं संभावनाएं नहीं देखता हूँ, है ना। तो ये अपनी अपनी विचारधाराएं जो है अलग अलग धाराओं में चलती है, वो एक धारा में कैसे आ सकती है, अगर आ भी गई पूरे बट के, पहले हम देख चुके हैं रिजल्ट कई बार विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठे हो गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, इकट्ठे हुए, सरकार बनी, कितनी सरकारें टूटी, कितने नेता इधर उधर हो गए, क्या क्या हुआ आप देखे, मैंने देखा, सब कुछ। तो वो स्थितियां दूसरी होती है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धारा के लोग इकट्ठे जब होंगे तो वो कहीं न कहीं गंदगी फैलती है और उसके सीधा विचार नहीं आ पाता। मेरा इससे अलग एक कहना है, जो एक बार नितिन गडकरी ने इस बात को कहा था किसी भाषण में, उनका कहना था कि चुनाव हम लड़ते हैं दुश्मन की तरह, वहां तक ठीक है, हम कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हार जीत के बाद मिलकर जनसेवा करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मूल उद्देश्य जनसेवा होता है। बिल्कुल, अगर वो लोग भी विधायक बनने के आ रहे हैं तो जनसेवा के लिए आ रहे हैं, और जो सत्ता में जाने वाले लोग आ रहे हैं उसकी चाह से आ रहे हैं, वो भी जनसेवा के लिए आ रहे हैं। होना ये चाहिए कि हार जीत के बाद में प्रजातंत्र का यही तकाजा है, और ऐसा होना ही चाहिए कि दोनों मिलकर काम करें, हर मुद्दे, हर समस्याओं पर, जो भी समस्या आती है उन समस्याओं पर दोनों मिलकर बैठ के करें, संयुक्त बैठ के करें, उसमें उस समस्या की चर्चा हो, दोनों अपने अपने पक्ष को रखें, किस तरीके से उसका हल होगा उसका सामूहिक निर्णय लें, तो उससे बेहतर प्रजातंत्र में कोई ये नहीं होगा, रास्ता नहीं होगा। और ये होना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि अगर आपको सत्ता में आना है तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ विरोध करना पड़ेगा सत्ता का, सत्ता को नीचा दिखाना पड़ेगा, सत्ता को भ्रष्टाचारी बताना पड़ेगा, सत्ता को आप उसकी गलतियां निकाल करके तिल को ताड़ बनाना पड़ेगा, तब आप सत्ता में आएंगे। क्यों चाहेगा कोई आदमी की जो सत्ता में उसकी तारीफ हो या उससे मिलजुल कर काम करें? ये राजनीति का जो है एक माइनस पॉइंट है, और ये माइनस पॉइंट को ही लोग प्लस पॉइंट मानते हैं, और यही प्लस पॉइंट है भी। इसलिए जो है मानना ये चाहिए कि ये, जैसे देखिए अभी जो चुनाव है उसमें कितने संकेत निकल के आ रहे हैं बाहर। एक तो मुझे ये समझ में आया कि भाजपा की जो चुनावी रणनीति जो पहले किसी के समझ में आती नहीं थी, ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगी है। ये एक दर्शन इसमें निकल के सामने आया है। दूसरा ये है कि ये समझ चुकी है जनता, ये इसको समझ लेना चाहिए कि बौद्धिक क्षेत्र जहां भी होगा वहां आप धार्मिक भावनाएं भरने का प्रयास नहीं कर सकते, वो नहीं चल पाएगा। ये एक बात समझ में आई है। तो इन चीजों से जो है इसकी समीक्षा करके जो है देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है आज।
उनको भी सोचना होगा, कांग्रेस का अपना महत्व है, जी। सारी पार्टियों को सोचना होगा। अब जनसेवा का रास्ता कैसे बने, किस तरीके से बने, हम एक दूसरे से लड़े चुनाव में, लेकिन जनसेवा किस माध्यम से किया जाए, कैसे मिलजुल कर किया जाए, देश की जनता का भला हो। जो आज 70 साल से आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप कैसे खत्म हो, उस पर विचार होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बाबूलाल शर्मा जी ने कही कि भले ही आप चुनाव लड़ने के दौरान एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन जब सत्ता में आते हैं और जब कोई दल विपक्ष में आता है, तब कोशिश यही होनी चाहिए कि जनता के सरोकार के लिए काम होना चाहिए। बहरहाल कर्नाटक का जो जनादेश है वो बहुत हद तक अब स्पष्ट भी हो चुका है। कांग्रेस के लिए जहां ये खुशी का मौका है, जीत का जश्न मनाने का माहौल है, तो वहीं भाजपा के लिए विचार करने का समय है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद किस तरह से इसका जो प्रभाव है वो आने वाले जो समय में राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें किस तरह का ट्रेंड ये सेट कर पाता है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।